नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हमारी ये क्लास है 15 नंबर की क्लास है और काल विभाजन हमारे चल रहे थे और हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। काल विभाजन में संख्या जो क्लास की है वो 15 नंबर की है। कॉन्टेक्ट अगर आपको करना चाहते हो या कोई कोर्स पीजीटी टीजीटी का लेना चाहते हो तो कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर जाकर के वहां से लीजिए, या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो हिंदी की फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तो वहां पर जाकर के सफलता के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उस पर लिखा हुआ है। आप फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज वहां से ले सकते हो। 9929261623 पर आप कॉन्टेक्ट करके नोट्स भी मंगवा सकते हो, चाहे वो हिंदी साहित्य के इतिहास के हो चाहे किसी के भी नोट्स हो, काव्य शास्त्र के, जिसके भी आप मंगाना चाहते हो आप मंगवा सकते हो। ठीक है साथियों, तो आज हम शुरू करते हैं 15 नंबर की क्लास को। थैंक यू। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने जो है काल विभाजन में जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम दूसरे नंबर के जो काल विभाजन होगा वो होगा मिश्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन। लिखे यहां पर मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन। मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन। मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन। साथियों, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का काल विभाजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके संबंध में जो कथन है वो थोड़े से जो है आपको ध्यान रखना है। ग्रेशन के संबंध में जो कथन है उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है तो इस वजह से बाल वगैरह जो है चले गए। ठीक है, कर कटवाए हैं, आ जाएंगे धीरे धीरे सब। देखिए, काल विभाजन में सबसे पहला जो काल विभाजन हम लोग करने वाले हैं वो लिखे यहाँ पर आरंभिक काल। जो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है उसमें सबसे पहला जो काल विभाजन किया है वो है आरंभिक काल। क्या नाम है? आरंभिक काल। आरंभिक काल। जो आरंभिक काल है साथियों, इसको जो है इन्होंने रखा है इसका विक्रम संवत 700 से 1343, विक्रम संवत 700 से 1343 विक्रम संवत तक, यानी कि विक्रम संवत 700 से विक्रम संवत 1343 तक इन्होंने इसका समय रखा है। इसको भी इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया। अब इसके दो भाग कौन कौन से हैं ये तो हम लोगों ने पहला मान लिया। इसके दो भाग इसने क्या क्या विभाजित किया, तो सबसे पहला जो भाग इन्होंने किया पूर्व आरंभिक काल। लिख लीजिए, पूर्व आरंभिक काल। और जो पूर्व आरंभिक काल और दूसरा इन्होंने किया है उत्तरा आरंभिक काल। इनका भी इन्होंने समय विभाजित किया है। इसमें 1444 आएगा यहाँ पर, इसको चेंज कर लेना 1444, इसको चेंज कर लेना भाई, है ना। 1444 लिख लेना इसमें, विक्रम संवत 1444 ये आएगा, इसको सही कर लेना। ठीक है ना। तो पूर्व आरंभिक काल जो है वो 700 से 1343 तक रहा। विक्रम संवत 700 से 1343 तक इसको लिखना आप। ठीक है, विक्रम संवत 700 से 1343, विक्रम संवत 1343 तक ये रहा है। इसके बाद में विक्रम संवत 1343 से लेकर के 1444 तक ये रहा। विक्रम संवत 1343 से और विक्रम संवत 1444 तक इसका समय रहा है। ठीक है, तो ये इनका आरंभिक काल इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो विक्रम संवत जो है इन्होंने रखा है, अगर आपको इसको ईस्वी में लेकर के आना है तो आप इसमें से 57 क्या कर दोगे, कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक ईस्वी में आ जाएगा। तो आरंभिक काल जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के अनुसार जो आरंभिक काल है वो विक्रम संवत 700 से लेकर के विक्रम संवत 1444 तक रहा और इन्होंने आरंभिक काल को भी दो भागों में बांटा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो आदि काल है उसको आरंभिक काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, याद हो जाना चाहिए ये। इसके बाद में चलते हैं, दूसरा इन्होंने जो काल विभाजन किया है, दूसरा काल विभाजन है यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो काल विभाजन है वो है माध्यमिक काल। काल विभाजन बहुत अच्छे से पढ़ना है। माध्यमिक काल है ये, इनका जो समय रहा है विक्रम संवत 1445 से लेकर के विक्रम संवत 1680 तक इसका समय इन्होंने माना है। इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल
ठीक है। और दूसरा इन्होंने माना है प्रौढ़ माध्यमिक काल। क्या माना है? प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो इसको भी आप कर सकते हो प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है, प्रौढ़ माध्यमिक काल आप इसको कीजिए। प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, ये दूसरा काल विभाजन है। अब इनका भी समय हम लिख लेते हैं यहां पर। इन्होंने पूर्व माध्यमिक जो काल है उसको विक्रम संवत 1445 से लेकर के 1560 तक, 1445 से विक्रम संवत 1560 तक का समय इसका माना है। और विक्रम संवत 1560 से लेकर के विक्रम संवत 1560 से लेकर के विक्रम संवत 1680 तक इसका समय माना है। तो दोनों ही इस तरह से माने हैं। चलिए, अब आता है इनके तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर जो है लिख लीजिए। तीसरा नंबर है अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल यानी कि रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। तो इसका जो समय है वो विक्रम संवत 1681 से लेकर के विक्रम संवत 1889 तक इन्होंने समय माना है इसका। इसको इन्होंने जो है दो भागों में इसको भी डिवाइड किया। और इसके जो दो भाग हैं वो लिख लीजिए। पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल। और इसका जो समय है विक्रम संवत 1681 से लेकर के विक्रम संवत जो है 1790 तक, विक्रम संवत 1790 तक इन्होंने समय माना। और दूसरा जो है उत्तरालंबिक काल, सॉरी उत्तरालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, इसका जो समय है इन्होंने विक्रम संवत 1790 से यानी कि 1791 से 1889 तक है। विक्रम संवत 1889 तक इन्होंने इसका समय माना है। तो इस तरह से आपको काल विभाजन जो है लिखने हैं और याद करने हैं। काल विभाजन छोड़ने नहीं है, क्योंकि मिश्र बंधुओं के जो काल विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद में चौथा जो काल विभाजन आता है इनका, वो फोर्थ नंबर का जो काल विभाजन है वो है इनका सबसे इंपॉर्टेंट है परिवर्तन काल। इसका कोई भाग नहीं किया इन्होंने, परिवर्तन काल इन्होंने रखा। और इसका जो समय है वो विक्रम संवत इन्होंने 1890 से विक्रम संवत 1925 तक इसका समय रहा है। विक्रम संवत 1925 तक इसका समय रहा। इसके बाद में 5 नंबर पर इन्होंने किया है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल। और इसका जो समय इन्होंने रहा है विक्रम संवत 1926 से अद्यतन, ये इनका काल विभाजन है भाई। तो याद रखना, जो मिश्र बंधु है उनका काल विभाजन बहुत अच्छा है। और इनके काल विभाजन को वैसे मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन काल विभाजन में इन्होंने कोशिश जरूर करी है। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन आपको दिख रहा होगा। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। इन्होंने मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन जो है 5 भागों में काल विभाजित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। और इन्होंने जो आदि काल है उसको आरंभिक काल कहा, भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा, और रीति काल को अलंकृत काल कहकर इन्होंने पुकारा है। और आरंभिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया, पूर्व आरंभिक काल, और माध्यमिक काल को भी 2 भागों में, पूर्व माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक। ठीक है, अलंकृत काल को भी 2 भागों में, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, मैंने आपको एक एक बात यहां पर बता दी है भाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है, सारी चीजें कर लोगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। आसानी से हो जाएगा ये, क्योंकि आपको ये जो है करने ही है, क्योंकि करने पड़ेंगे भाई, ये ऐसे नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में विशेष तथ्य पर आ जाइए। क्या विशेष तथ्य रहे हैं? चलो भाई, विशेष तथ्य देखो। विशेष तथ्य, मिश्र बंधुओं के संबंध में जो विशेष तथ्य हैं वो क्या क्या रहे हैं, वो भी थोड़े बहुत आप लोगों को देख लेने चाहिए। विशेष तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कह चुका हूं। ठीक है, तो लिखो सबसे पहला विशेष तथ्य में मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन, मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन ग्रिएशन द्वारा किए गए काल विभाजन की, ग्रिएशन द्वारा किए गए काल विभाजन की
काल विभाजन की अपेक्षा प्रौढ़ हैं। काल विभाजन की अपेक्षा काल विभाजन की अपेक्षा प्रौढ़ है, मतलब नवीन है। काल विभाजन की अपेक्षा प्रौढ़ है, ठीक है। किंतु निम्नलिखित दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु निम्नलिखित दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब कौन कौन से दो कारण हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है इस काल विभाजन को भी स्वीकार नहीं कर सकते? तो सबसे मुख्य जो कारण है वो लिखिए। नंबर 1, सबसे मुख्य कारण है इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर के अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है। इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर के अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है। पहली बात तो यह है कि हिंदी को तो पीछे धकेल दिया गया और अपभ्रंश काल को पहले ले लिया गया, इसलिए हम इसको क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा कारण क्या है? इसका दूसरा कारण है कालों का नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किया गया है। कालों का नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किया गया है। एक जैसी पद्धति पर नहीं किया गया है। अब कालों का नामकरण भी एक जैसी पद्धति पर नहीं हुआ है, तो ये दो कारण सबसे मुख्य रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को स्वीकार क्यों नहीं किया? तो पहली बात तो उन्होंने हिंदी को पीछे छोड़ा और अपभ्रंश को आगे लेके आए। दूसरी बात है इन्होंने एक जैसी पद्धति को नहीं अपनाया है, तो इस वजह से हम लोग जो है इनके काल विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके खिलाफ मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के संबंध में जो है महान विद्वान जो है गणपति चंद्र गुप्त बहुत बड़ा कथन कहते हैं, और उनका कथन कभी न कभी बहुत बार पूछा गया है और कहीं ना कहीं पूछा जाता है। और जिस तरह के पेपर आ रहे हैं ना, तो ऐसे कथन आ सकते हैं भाई। बड़ा तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। तो आप उस कथन को जरूर लिखिएगा, है ना। तो लिखिए, यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं गणपति चंद्रगुप्त का कथन। मिश्र बंधुओं के संबंध में गणपति चंद्रगुप्त का कथन। मिश्र बंधुओं के संबंध में, टॉपिक डालिए, मिश्र बंधुओं के संबंध में गणपति चंद्र गुप्त का कथन। ये लिखिए, मिश्र बंधुओं के संबंध में गणपति चंद्रगुप्त का कथन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपको ये कथन पूरा याद नहीं रखना है, बस इसकी मुख्य बातें याद रखनी है जो मैं लिखा रहा हूं। ये डालिए आप, और इसकी मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या है इसके अंदर वो आपको पता होना चाहिए। लिखिए, ये भी विचित्र बात, ये कथन लिखिए, ये भी विचित्र बात है कि जहां वे मध्यकाल में लगभग मध्यकाल में लगभग 200 वर्षों के समय को भी साहित्य की प्रौढ़ता के आधार पर दो अवान्तर भेदों पूर्व माध्यमिक काल एवं प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त करते हैं। थोड़ा बड़ा है ये, पर मतलब आने के पूरे चांसेज होते हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा,
इसको लिखना आप छोड़ना मत। बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा आप, एक माध्यमिक काल में विभक्त करते हैं और उन्होंने कहा जिसका अर्थ है कि 100 वर्षों में ही साहित्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि 100 वर्षों में ही साहित्य, जिसका अर्थ है कि 100 वर्षों में ही साहित्य प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ हो गया। फिर आगे लिखते हैं ये प्रौढ़ हो गया, इन्होंने लिखा ये बात सारी चीजें। और इसके बाद में जबकि प्रारंभ के 700-800 वर्षों, जबकि प्रारंभ के 700-800 वर्षों में भी यह एक सा रहा, एक सा रहता है। इसी प्रकार अलंकृत काल के बाद, इसी प्रकार अलंकृत काल के बाद, इसी प्रकार अलंकृत काल के बाद परिवर्तन काल के रूप में, परिवर्तन काल के रूप में परिवर्तन काल, इसी प्रकार अलंकृत काल के बाद परिवर्तन काल के रूप में 35 वर्ष के समय को, रूप में 35 वर्ष के समय को अलग नाम देना भी असंगत प्रतीत होता है, असंगत प्रतीत होता है। आगे लिखना बहुत बड़ा है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूं इसको। इसके बाद में होता है विभिन्न कालखंडों के नामकरण में भी एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई। विभिन्न कालखंडों के नामकरण में भी एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है, एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई है। बहुत बड़ा है थोड़ा सा कथन, लेकिन है इंपॉर्टेंट कथन भाई, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कह रहा हूं। यह भी विचित्र बात है कि जहां वे मध्यकाल में लगभग 200 वर्षों के समय को भी साहित्य की प्रौढ़ता पर आधार पर दो अवांतर भेद कौन कौन से, पूर्व माध्यमिक काल एवं प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त करते हैं, जबकि अर्थ है कि 100 वर्षों में भी साहित्य प्रौढ़ हो गया। अब आप बताइए, दो बातें हैं। 100 वर्षों में साहित्य प्रौढ़ जो जिन्होंने कर दिया था वो तो जो है मिश्र बंधु रहे हैं, तो ये से भी आ जाता है क्वेश्चन। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि इसी प्रकार अलंकृत काल के परिवर्तन काल के रूप में 35 वर्षों के समय को अलग नाम देना भी एक बहुत बड़ा असंगत प्रतीत हुआ है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक जैसी पद्धति को अपनाया ही नहीं है, इस वजह से हम लोग जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है इनके काल विभाजन को अस्वीकार कर देते हैं और इनका काल विभाजन अस्वीकार्य हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दोहराई आपकी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो ये तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे नाम आता है जिसका इंतजार था, वही नाम और सर्वमान्य नाम जो है और सर्वमान्य काल विभाजन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तीसरे नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन किया गया है वो सर्वमान्य बताया गया है भाई। अब सर्वमान्य क्यों रहा हम लोग भी देख लेते हैं। यहाँ पर काल विभाजन जो इन्होंने किया है, सबसे पहले इन्होंने आदिकाल यानी कि आदिकाल को इन्होंने क्या माना, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और इसका जो समय इन्होंने माना है विक्रम संवत 1050 से 1375, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक इन्होंने समय माना है। 1050 से 1375 समय इन्होंने इसका माना है। इसके बाद में दूसरा काल आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल है, पूर्व मध्यकाल
इसका जो समय इन्होंने माना है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक इन्होंने इसका समय माना है। इसके बाद में तीसरा आता है इनका उत्तर माध्यमिक काल, उत्तर मध्य काल, ऐसे लिख लो, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल आता है। उत्तर मध्य काल मतलब रीति काल को कहा गया, और इसका जो समय है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक है। विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक रहा है इसका रीति काल का जो समय है, जिसको उत्तर मध्य काल कहा गया। और फोर्थ नंबर पर इनका जो आता है वो आता है आधुनिक काल। ठीक है भाई, अभी किसने कौन सा नामकरण किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, किसने किस काल को क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। बस तसल्ली से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, समझते जाइए। आधुनिक काल, आधुनिक काल मतलब गद्य काल। ठीक है, गद्य काल का इसका जो समय है विक्रम संवत 1900 से अब तक, इसका जो समय है इन्होंने विक्रम संवत 1900 से अब तक माना है। ठीक है, लिख लोगे। इसके बाद में इसका जो काल विभाजन जो है, अब गद्य काल को इन्होंने तीन भागों में बांट दिया। नंबर 1, गद्य काल को 3 भागों में बांटा इन्होंने, जो है नई, लिखिए, नई काव्य धारा, नई काव्य धारा, नई काव्य धारा, नई काव्य धारा नंबर 1, नई काव्य धारा, उत्थान, उत्थान, प्रथम उत्थान काल लिख लो यहां पर, प्रथम उत्थान काल, नई काव्य धारा, और इस तरह से प्रथम उत्थान काल, प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान जो काल है, अब इसको नाम दे दिया गया है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और इसका जो समय रहा है वो रहा है विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक, 1925 से 1950 तक इसका समय रहा भाई। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा क्या किया, दूसरा है नई काव्य धारा, दूसरा वही नई काव्य धारा में, नई काव्य धारा में द्वितीय उत्थान काल इन्होंने कहा, द्वितीय उत्थान काल। अब द्वितीय उत्थान काल में इन्होंने भारतेंदु युग तो कर ही दिया, तो यहां पर द्विवेदी युग ले लिया इन्होंने, फिर द्विवेदी युग नामकरण किया। इसका जो समय इन्होंने माना है विक्रम संवत 1950 से लेकर के 1950 से विक्रम संवत 1975 तक इसका समय माना इन्होंने। ठीक है, तीसरा इन्होंने माना है तीसरे नंबर पर नई काव्य धारा, नई काव्य धारा में तृतीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान काल, और यह है इनका छायावाद। ठीक है, छायावाद को तृतीय उत्थान काल नाम, और इसका जो समय है वो इन्होंने विक्रम संवत 1975 से अद्यतन, 1975 से अद्यतन इनका समय रहा है। तो ये याद रखना भाई, इन्होंने आधुनिक काल यानी कि गद्य काल को इस तरह से डिवाइड किया, नई काव्य धारा प्रथम उत्थान काल भारतेंदु युग, नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान काल द्विवेदी युग, और नई काव्य धारा में तृतीय उत्थान काल को छायावाद। और मैंने आपको सारा बता भी दिया है, इनका पूरा का पूरा जो समय रहा है वो विक्रम संवत में रहा है। और मैंने आपको ये भी कह दिया है कि अगर आपको ईस्वी में पूछा जाए तो ये समय याद है तो आप उसमें से 57 कम कर दोगे तो फिर आपको ये समय भी पता लग जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, टॉपिक डालिए आप, नया टॉपिक है, लिखिए काल विभाजन के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। टॉपिक डालिए काल विभाजन, काल विभाजन के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीजें तो मतलब गजब की चीजें हैं यार, आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, इनको लिखा करो। ठीक है, तो अब कौन कौन से कथन हैं, सबसे पहला जो कथन इनका आता है वो लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कथन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन तो इंपॉर्टेंट है ही, और इनके कथन भी इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल तो संपूर्ण तरीके से इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो लिखो यहां पर, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में, हमारे
साहित्य के स्वरूप में, हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते गए हैं, जो जो परिवर्तन होते गए हैं, जो जो परिवर्तन होते गए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा के भिन्न भिन्न शाखाएं, काव्यधारा की भिन्न 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 शाखाएं, काव्यधारा के भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रहती हैं, फूटती रहती हैं। भिन्न भिन्न शाखाएं काव्यधारा की क्या होती रहती है? फूटती रहती है। थोड़ा सा लंबा है इनका ये कथन, लेकिन अच्छा है। यहां से बहुत सी बार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत बार पेपरों में आए हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं भाई, इसको ध्यान रखना। तो काव्यधारा के भिन्न भिन्न शाखाएं क्या होती रहती हैं? फूटती रहती हैं। आगे लिखिए, उन सबके सम्यक रूप, उन सबके सम्यक रूप, उन सबके सम्यक रूप तथा उनकी दृष्टि से किए हुए, तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत, उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन, काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। तो यह पहला कथन है इनका। शिक्षित जनता के जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते गए, शिक्षित जनता के अनुसार जो जो परिवर्तन होते गए और जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा के भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती गई, अलग अलग जो है बनते गए नाम, फूटती रहती है, उन सबके सम्यक रूप, उनको मिलाने से या उनकी समानता का जो रूप है तथा उनकी दृष्टि से किए गए एक सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई देता है। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट कथन रहा है। फिर इन्होंने दूसरा कथन क्या बताया, लिख लेना इसको। दूसरा कथन ये कहते हैं भाई, दूसरा कथन, ठीक है, दूसरा कथन देखो, लिखो, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है, वह एक अलग काल माना गया है, वह एक अलग काल माना गया है। फिर आगे लिखते हैं ये, और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार, और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार, उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया, स्वरूप के अनुसार किया गया है, स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये इनका दूसरा कथन होता है। भाई उन्होंने कहा है कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई देती है, अगर कोई कालखंड है उसमें कोई रचना अच्छे से, उसमें रचना का जो है उसमें प्रभाव है या उसमें रचना जो है प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है, तो जो भी काल इन्होंने किया है उसका काल जो है उस रचना के स्वरूप के अनुसार ही नामकरण कर दिया इन्होंने, ऐसा भी इनका कथन माना गया है। इसके बाद में इनका तीसरा कथन आता है, और तीसरा कथन भी इंपोर्टेंट है, लिखिए, प्रसिद्धि भी किसी की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। इंपोर्टेंट, छोटे कथन बहुत ज्यादा आ जाते हैं ना। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि, प्रसिद्धि भी
किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि है। लोक प्रवृत्ति की क्या है? प्रतिध्वनि है। तो ये तीसरा कथन होता है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो तीनों के तीनों कथन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये कथन याद होने चाहिए भाई, ठीक है। और लिख करके आप इनको एक दो बार पढ़ोगे ना, मैं तो कह रहा हूं 10 बार पढ़ो ना, एक दो बार ही क्यों, 10 बार पढ़ो। क्या दिक्कत आ रही है भाई? समस्या क्या है? हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास तुम सोचो एक बार में हो जाएगा याद? एक बार में नहीं होने वाला है। आप कंटिन्यू इसको रिवाइज करते रहो। मैं छोटे छोटे क्लासेस में इसको डिवाइड किया है, तो इनको देखो और बार बार पढ़ो तो ऑटोमेटिकली याद रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक डालिए आप यहाँ पर, और टॉपिक है शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की क्या विशेषताएं रही है। लिखो यहाँ पर अगला टॉपिक, शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की विशेषताएं। काल विभाजन की विशेषताएं, शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो है क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जाए, मैं बनाऊं तो भैया मैं तो ऐसे ही बनाऊं, क्योंकि अगर पेपर को ढंग से ही बनाना है तो फिर ऐसा ही बनेगा वो तो। चलिए अब इनकी विशेषताएं लिखिए, एक एक विशेषता हम लिखते हैं यहाँ पर। शुक्ल जी ने काल विभाजन के लिए निम्नलिखित दो आधार ग्रहण किए हैं। लिखो यहाँ पर, शुक्ल जी ने काल विभाजन के लिए, शुक्ल जी ने काल विभाजन के लिए निम्नलिखित दो आधार ग्रहण किए हैं। दो आधार ग्रहण किए हैं। अब कौन कौन से दो आधार ग्रहण किए हैं इन्होंने, वो भी लिख लिए आप यहां पर। सबसे पहला है परंपरा से प्राप्त मनोविज्ञान का आधार। परंपरा से प्राप्त मनोविज्ञान का आधार। परंपरा से प्राप्त मनोविज्ञान का आधार। अब जैसे उस आधार पर इन्होंने क्या बोला? आदिकाल, है ना, और मध्यकाल। परंपरा पहले से आ रही है ना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आगे भी हुई है, इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत मान लिया कि यार चलो ठीक है, परंपरा पहले से चली आ रही है तो इसको भी आधार मान लेते हैं। फिर इन्होंने इसी में दूसरा दो आधार बताए ना भाई, दो आधार बताए। तो पहला तो हो गया परंपरा के आधार पर मनोविज्ञान वाला, और दूसरा हो गया यहां पर उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार। उस युग की साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार। प्रवृत्ति मतलब विशेषताएं, वही होती है प्रवृत्ति मतलब विशेषताएं, आधार। अब इसमें युग की प्रवृत्ति के आधार पर किया है, तो कैसे नामकरण किया था इन्होंने? जैसे वीरगाथा काल किया था ना इन्होंने, उस समय वीरता वाली बात रही होगी तो वीरगाथा काल नाम कर दिया। उस समय वीर रस प्रधान ग्रंथ लिखे गए थे तो वीरगाथा काल कर दिया गया, वीरगाथा काल कर दिया। इसी तरह से भक्ति काल कर दिया। भक्ति रही होगी उस समय आधी, यानी कि भक्ति का प्रभाव रहा होगा या भक्ति रस का प्रभाव रहा होगा उसमें, तो भक्ति काल कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने युग की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रही है, उस समय की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां रही है, उस आधार पर भी इन्होंने काल विभाजन की बात स्वीकार करी है। तो ऐसा इनका मानना है भैया। चलिए दूसरे नंबर पर लिखते हैं, और दूसरी बात इनकी जो है वो है उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में सरलता स्पष्टता है। उनके द्वारा किए गए काल विभाजन में सरलता व स्पष्टता है। सरलता व स्पष्टता दिखाई देती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन में। आगे देखिए अगला टॉपिक डालिए। अगली बात है शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन में क्या क्या कमियां रही है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की कमियां। शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की कमियां, ये टॉपिक डाल लीजिए, मतलब हेडिंग। अब कमियों के बारे में भी लिख लेते हैं साथियों, मैंने सारी चीजें लिखाई आप। पहले तो शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन, फिर उनकी विशेषताएं, किस आधार पर किया गया है, फिर उसके बाद में कमियां भी बता रहा हूं आपको। बताइए इतनी सारी चीजें आपको बता रहा हूं मैं, बताओ कहां से क्वेश्चन जाएगा?
और मेरी नीयत यही है कि क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या क्या कमियां उनकी रही है उनके बारे में भी हम लिख लेते हैं। सबसे मेन जो कमी है वो है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से, लिखो यहां पर, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 1050 से माना है, 1050 से माना है। जबकि हिंदी भाषा का विकास, सही बात है यार, माना है, जबकि हिंदी भाषा का विकास ही जो है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था भाई। हिंदी भाषा का विकास 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। अब बताओ, मतलब यहां भी चूक हो गई ना इनसे। मतलब ये कह रहे हैं कि विक्रम संवत 1050 से मान है, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद हुआ है भाई हिंदी भाषा का विकास ही, तो आप कैसे मान सकते हो ये काम। फिर दूसरी कमी भी लिख लीजिए। दूसरी क्या कमी रही, उनके द्वारा प्रत्येक काल की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उनके द्वारा प्रत्येक काल की जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उनका कोई ठोस आधार नहीं है। उनका कोई ठोस आधार भी नहीं है। यह भी इनकी एक कमी रही है, कोई ठोस आधार वो दे नहीं पाए। तीसरी बात आती है, अपभ्रंश की रचनाओं को पुरानी हिंदी में समेट लिया गया है। अपभ्रंश की रचनाओं को पुरानी हिंदी में समेट लिया गया है। और अपभ्रंश की रचनाएं इन्होंने सारी पुरानी हिंदी में समेट करके रख दी भैया, समेट लिया गया है, जो उचित नहीं है, ये भी एक इनकी सबसे बड़ी कमी रही है। इसके बाद में 4th नंबर पर जो कमी आती है वो है, वे अधिकांश रचनाओं का समय निश्चित नहीं कर पाए। वे अधिकांश रचनाओं का समय निश्चित नहीं कर पाए। वे अधिकांश रचनाओं का समय निश्चित नहीं कर पाए, ये भी इनकी एक कमी रही है। और 5वें नंबर पर लिखिए, भक्ति काल की बहुत सी काव्यधाराओं की अनदेखी की गई है। काव्यधाराओं की अनदेखी की गई है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सब कुछ आपके सामने निचोड़, उनका जो काल विभाजन का जो निचोड़ है वो सब आपके सामने रख दिया है मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, वीर गाथा काल, ठीक है, उसके बाद में जो उन्होंने भक्ति काल, उसके बाद में रीति काल, उसके बाद में गद्य काल, ये सारा जो काल विभाजन उनका रहा है। उसके बाद में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा, यहाँ पर उनके कथन के बारे में हमने जाना, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कथन है वो भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके बाद में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की विशेषताएं मैंने आपकी बताई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की जो कमियां रही है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, उसके सारे कथन भी आपको ध्यान रखने हैं। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा देख लीजिए। और ये मतलब जरूरी है भाई, क्योंकि आप इनको नहीं पढ़ोगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। पूरा काल विभाजन हमने किया है, मिश्र बंधुओं के अनुसार भी हमने काल विभाजन किया है। मिश्र गणपति चंद्रगुप्त ने उनके खिलाफ जो भी कथन रहा है गणपति चंद्रगुप्त का भी मिश्र बंधुओं के लिए, वो भी हमने यहाँ पर देखा। तो सारी चीजें आपके सामने है भाई, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है 5 भागों में उन्होंने बांटा है, वो भी हमने यहाँ पर देखा।
तो आज की जो क्लास थी वो हमारी यही थी, 15वें नंबर की क्लास थी कि मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। एक बार देख लीजिए उनका काल विभाजन क्या रहा। सबसे पहले उन्होंने आरंभिक काल यानी कि जो आदि काल है उसको आरंभिक काल उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है, दिख रहा होगा। तो आरंभिक काल उन्होंने लिखा, फिर आरंभिक काल को दो भागों में बांटा, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, और ये उनका समय रहा है। इसके बाद में माध्यमिक काल, विक्रम संवत पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल में इन्होंने बांटा है, समय भी मैंने लिख दिया है। फिर अलंकृत काल इन्होंने रीति काल को कहा, जिसको भी दो भागों में बांटा है, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल। चौथे नंबर पर इन्होंने परिवर्तन काल, और पांचवें नंबर पर वर्तमान काल रहा। विशेष तथ्य सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं, वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। इनका विशेष तथ्य है मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन ग्रीसन द्वारा किए गए काल विभाजन की अपेक्षा प्रौढ़ था, किंतु निम्नलिखित दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। दो कारण मैंने आपको बता दिए थे। इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर के अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया था, और दूसरा कारण था कालों का नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किया गया था, इसलिए यह अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर मिस्र बंधुओं के लिए जो है गणपति चंद्रगुप्त ने बहुत बड़ी बात बोली और बहुत बड़ा कथन था, उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताया है, और ये कथन इस प्रकार से था इनका। ठीक है, तो देखिए क्या कथन था। यह भी विचित्र बात है कि जहां वे मध्यकाल को लगभग 200 वर्षों के समय को भी साहित्य की प्रौढ़ता के आधार पर दो अवान्तर प्रौढ़ भेदों पूर्व माध्यमिक काल एवं प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभक्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि 100 वर्षों में ही साहित्य प्रौढ़ हो गया, जबकि प्रारंभ के 700-800 वर्षों में भी यह एक सा रहता है। इसी प्रकार अलंकृत काल के बाद परिवर्तन काल के रूप में 35 वर्ष के समय को अलग नाम देना भी असंगत प्रतीत होता है, ऐसा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है इनके बारे में कहते हैं, और इन्होंने एक जैसी पद्धति को भी नहीं अपनाया था। इसके बाद में काल विभाजन आता है रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जो इन्होंने आदिकाल यानी कि वीरगाथा, आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल, और आधुनिक काल को गद्य काल। फिर इन्होंने इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, और विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 से 1700 तक सारे विक्रम संवत में चल रहे हैं। फिर इन्होंने भी गद्य काल को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया तीन तीन कालों में। नई काव्य धारा, प्रथम उत्थान काल, द्वितीय उत्थान काल, तृतीय उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल जो भारतेंदु युग, द्वितीय द्विवेदी युग, और फिर छायावाद आ जाता है। और इस काल का जो संबंध है उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलग अलग कथन यहाँ पर आते हैं। तो शिक्षित जनता के जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते गए, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती गई, उन सबके सम्यक रूप तथा उनकी दृष्टि में किए गए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य इतिहास का सच्चा अध्ययन नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से इनके ये कथन रहे हैं। आप लोग इन कथनों को भी अच्छे से देखिएगा। इसके बाद में हमने इनकी विशेषताओं को देखा, जो इनकी विशेषताएं रही है। ठीक है, विशेषताओं के बाद में क्या कमियां रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में, तो इन कमियों को भी हमने देखा। 4 कमियां इनकी रही थी, उन कमियों को 5 कमियां, और तो ये सारी तरह से हमने देख लिया है। अब अगला काल विभाजन हम लोग लेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन, जो अगली क्लास होगी हमारी। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, और आप इसे नोट्स बनाइए, और नोट्स बना करके बार बार रिवाइज कीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।